बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 10 लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के मस्ट डू मॉड्यूल का रिवीजन करेंगे। बच्चों, ये जो वीडियो है लाइट चैप्टर को 100% कवर नहीं करती है। बच्चों, ये जो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन आया है जिसमें मस्ट डू मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया गया है, उसको ये कवर करती है। बच्चों, और इस वीडियो में क्या क्या कवर होता है ये आप डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स को देखकर भी देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि वीडियो में कहाँ पर क्या टॉपिक एक्सप्लेन किया गया है। तो मार्क एकेडमी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं अपना इस चैप्टर का रिवीजन। सबसे पहले बच्चों, चैप्टर का नाम है लाइट, और लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो बातें हो रही हैं। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइट का बाउंसिंग बैक, यानी लाइट किसी सरफेस से टकराए और वापस आ जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं? रिफ्रैक्शन का मतलब है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, यानी एयर से ग्लास में या ग्लास से फिर एयर में, तो लाइट अपने पाथ से, अपने रास्ते से थोड़ा डेविएट हो जाती है, थोड़ा मुड़ जाती है। तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है ना? चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग, मुड़ना। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है लाइट, तो वो अपने पाथ से, अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, उसी इवेंट को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास। बच्चों, यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, काफ़ी पहले आपने छोटी क्लासेस में भी इस बात को स्टडी किया हुआ है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है, ये जो है ये लाइन जो शो कर रही है मिरर को शो कर रही है। यहाँ से ये लाइट इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रे हो गया एक तरह से आप कह सकते हैं, और यहाँ से टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो गया, यानी रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, जहां पे लाइट टकराती है ना, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसे आप एन डैश एन से डिनोट कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, और नॉर्मल ये है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लॉ है वो क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, दिस वन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस वन जब ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये फर्स्ट लॉ कहता है बच्चों, ये लिखा भी है यहाँ पर, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहला लॉ। इस लॉ का दूसरा पॉइंट, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। देखिए यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक प्लेन पर लाई करते हैं बच्चों। तो ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमें मालूम होना चाहिए बच्चों। बहुत ईजी है, और पहले भी हमने क्लासेस में इसे स्टडी किया हुआ है बच्चों। ठीक है, तो इंसिडेंट ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है, दिस वाज एंगल ऑफ दिस वाज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो क्या क्या कवर करती है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये वीडियो इस चैप्टर को 100% कवर नहीं करती, उसके लिए मुझे आपको फुल कॉन्सेप्ट वीडियो अलग से देना है। अभी क्या है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात कर रहे हैं बच्चों। पहले आप देखिए, कॉनकेव मिरर ये इस तरह का मिरर है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, अंदर की तरफ होता है, और ये जो लाइन खींच रखी है ना, दैट इज रिप्रेजेंट पॉलिश। तो पॉलिश्ड सरफेस है ये बाहर की तरफ, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है। ये है आपका कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स इसका अपोजिट होता है, ये नीचे है। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ पॉलिश है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें बात करनी है इनके यूजेस की।
यूजेस में कॉनकेव मिरर की यूज है, सेविंग मिरर्स के लिए यूज होता है क्योंकि ये इमेज बड़ा दिखाता है ना। अगर हम मिरर के पास ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं तो बड़ी इमेज दिखाता है। एक हेडलाइट्स में, गाड़ियों के हेडलाइट्स में, सोलर फर्नेसेस मतलब सोलर भट्टियों में, मतलब कि जहाँ पर सनलाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके हीटिंग प्रोड्यूस करना है, तो वो सोलर फर्नेस। डेंटिस्ट दांतों का बड़ा इमेज देखने के लिए, है ना, ज़्यादा पास में रखने पर ये बड़ी इमेज दिखाता है, तो डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं इसका बड़ी इमेज देखने के लिए, हमारे टीथ का उसमें इन्फेक्शन या जो भी प्रॉब्लम है इंस्पेक्शन के लिए। और टॉर्चेज और सर्च लाइट में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। तो ये सेविंग मिरर, हेडलाइट, सोलर फर्नेस डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ की बड़ी इमेज को देखने के लिए, और टॉर्चेज और सर्च लाइट में इस्तेमाल होता है। तो यूजेज ऑफ ये कॉनकेव मिरर है। अब देखो ये तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझिए। एक ही यूज है पर रीजन पूछ लेते हैं कि क्यों यूज करते हैं। एक यूज क्या है इसका, मतलब हमारे पास में और भी यूज होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट यूज क्या है या बहुत ज़्यादा कॉमन यूज है इसका, ये है साइड व्यू मिरर के रूप में। गाड़ियों में इस्तेमाल होता है ये रियर व्यू मिरर के रूप में, यानी साइड के जो शीशे होते हैं जहाँ से हम पीछे का इमेज देखते हैं गाड़ियों में बैठकर, पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है, बगल से कौन सी गाड़ी गुजर रही है, उस इमेज को देखने के लिए इस्तेमाल होता है ये कॉन्वेक्स मिरर। और क्यों होता है आप ये देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इट मेक्स रियल, ओ माई गॉड दिस इज नॉट, ये गलत लिखा हुआ है, रियल नहीं, वर्चुअल बनाता है ये, तो रियल तो बनाता ही नहीं है। रियल तो बच्चों वो इमेज होती है जो स्क्रीन पर मिलती है। इट मेक्स वर्चुअल यानी कि इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बल्कि मिरर के पीछे बनती है। इरेक्ट सीधी, स्मॉल साइज में छोटी, कवर्स वाइड व्यू, मतलब इसका जो पॉइंट है गाड़ी के साइड में लगा हुआ है, तो ये एक तो इमेज सीधी बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, स्मॉल, और एक बड़ा एरिया यानी पूरा रोड जो है 100 फुट का रोड है, वो पूरा रोड गाड़ी के पीछे का एरिया वो कवर हो रहा है, ठीक है ना। इस वजह से सबसे बड़ा पॉइंट जो वही है कि इरेक्ट इमेज बनाता है और वाइड एरिया कवर करता है और स्मॉल इमेज बनाता है। तो ये है बच्चों इसके कॉन्वेक्स मिरर को साइड मिरर के रूप में या रियर व्यू मिरर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द रीजन। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर का यूज रिवाइज किया, कॉन्वेक्स मिरर का यूज रिवाइज किया, अभी तक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिवाइज किया। नाउ वी हैव सम पॉइंट्स बच्चों, कुछ पॉइंट्स हैं जो ये आपका स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। स्फेरिकल मिरर में बहुत सारी चीजें आती हैं, उनको हम जानेंगे। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस इसके लिए और इसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए और ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है। आप यहाँ इसे रीड कर सकते हैं, पहले मैं आपको इस पिक्चर से समझा देता हूँ। देखो ये ऑब्जेक्ट है, यानी कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब रे जाती है कॉनकेव मिरर पे, और वो जब रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट से गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वो पॉइंट ये वाला है एफ, तो जिस पॉइंट से वो गुजरती है प्रिंसिपल एक्सिस पर उस पॉइंट को बोलते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल फोकस? द प्रिंसिपल फोकस इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट वेयर द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे ट्रेवल करती है, जो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जहां मीट करती है, तो यहां रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये लाइट है, देखो ना ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट है, और रिफ्लेक्शन के बाद यहां से टकराने के बाद यहां आके मिल रही है, ये टकराने के बाद यहां आके मिल रही है, ये भी रिफ्लेक्ट होके आई तो यहीं पे आके मिल रही है। तो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलती हैं उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्लियर होगा। क्या है प्रिंसिपल फोकस बच्चों? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जब जाती है कॉनकेव मिरर से टकराती हैं और लौट कर जब आती है रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ऐसा ही डिफाइन इसका भी है, पर यहाँ मीट नहीं करती है, अपीयर्स टू मीट होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ से वो मीट कर रही है,
जैसे यहाँ पर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये पैरेलल लाइट्स है, ठीक है, और टकराने के बाद इस मिरर से टकराने के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई, ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो इनको अगर हम पीछे की ओर मिलाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये इस पॉइंट से आ रही हैं। जिस पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है। देखो, द प्रिंसिपल कोर्स डिफाइंड एज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट। देखो यहाँ पे ये नहीं रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो देखो जो कीवर्ड है एक्चुअली मीट। एक तो होता है एक्चुअली यानी रियल में मीट करती हैं, और दूसरा लिखा हुआ अपीयर्स टू मीट यानी मिलते हुए प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि वो वहां से मिलकर आ रही है, ठीक है, यहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अपीयर होता है, इसलिए यहाँ पे अपीयर। क्योंकि रियल में तो ये पॉलिश है भाई, रियल में तो ये इधर आनी ही नहीं है लाइट रेज को, तो यहाँ पर वो रियल में होता ही नहीं है कि मीट करे, वो सिर्फ अपीयर्स टू मीट होगा। तो वो सभी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस तरह से प्रतीत होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के एक पॉइंट से आ रही हैं, मिलकर एक पॉइंट से आ रही हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। बाकी आपके सामने पिक्चर है, आपके सामने यहाँ पर इसका डिफाइन है। वीडियो को पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिए और लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों। तो हमने यहाँ पे देखा प्रिंसिपल फोकस। अभी हमें डिफाइन करना है पोल क्या होता है या फिर फोकस क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। जैसे सबसे पहले हमारे पास है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? देखो बच्चों, हर मिरर, हर स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है, तो उस स्फीयर का एक सेंटर भी होगा। आपने पढ़ ही रखा है स्फीयर, जो मैथ्स में पढ़ा हुआ है, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला, स्फीयर के रेडियस के बारे में आपने सुना हुआ है। तो वो डायमीटर भी होगा, उसका सेंटर भी होगा। तो स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। ठीक है ना, जैसे मैं मान लेता हूं, देखो ये आपका मिरर है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर, और इसको जब हम अगर पूरा रोटेट कर दे तो ये स्फीयर बन गया है ना, 3D मान लीजिए इसे। तो इसका एक सेंटर भी होगा, तो उसी सेंटर को हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से। ये पोल, इसे हम पोल बोलते हैं, ये सेंटर बोलते हैं, यहाँ एफ आएगा बीच में, ठीक है। तो स्फीयर, जो स्फेरिकल मिरर है जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डिफाइन इज हियर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। अब फोकल लेंथ क्या होता है? तो फोकल लेंथ क्या है, ये देखिए, पोल और जो फोकस, प्रिंसिपल फोकस अभी हमने देखा, उसके बीच का डिस्टेंस जो है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये यहां से P से F तक है, आपका P से F तक है फोकल लेंथ, जिसे हम स्मॉल लेटर में F से डिनोट करते हैं। उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भाई? अभी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला था, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये उस स्फीयर का रेडियस है जिसका ये जो स्फेरिकल मिरर पार्ट होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द लीनियर डिस्टेंस, यानी लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जिसे हम R से डिनोट करते हैं। और R और F के बीच में क्या रिलेशन है? F इज इक्वल टू R/2, यानी जो फोकल लेंथ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, ठीक है। अब पोल क्या है? पोल जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है, यानी ये जो आपका, अगर मान लो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इसके बीच का जो पॉइंट है उसे हम पोल कहते हैं। इधर पॉलिश मान लो, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट होता है। पोल इज द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ये आपका, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इससे पास होने वाली लाइन जो है वो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर।
एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये ना डायमीटर भी बन सकता है एक तरह से स्फीयर का, पर वो डायमीटर जो होना चाहिए वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट से जा रहा हो, तब सेंटर से तो जा ही रहा हो प्लस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के मिड पॉइंट से जा रहा हो, क्योंकि देखो डायमीटर तो कहीं से भी जा सकता है अगर हम डायमीटर कहें तो। अब हमारा मान लो मिरर इतना है, अब यहाँ से जो सेंटर से ये लाइन पास होगी डायमीटर तो ये भी होगी, पर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का ये मिड पॉइंट तो नहीं है ना। अगर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मिड पॉइंट ये है और यहां से कोई लाइन पास होती है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे हम यहाँ पर स्फीयर का सेंटर भी कहते हैं। पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाले इमेजिनरी लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों ये स्फीयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जिन्हें हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि बार बार डिस्कशन में न्यूमेरिकल्स में आता रहेगा। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास में मिरर फॉर्मूला है। देखो यहाँ पर मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f, यानी फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है वो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, ठीक है, और v क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। यानी जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बच्चों, पोल से ही मेजर करते हैं, तो पोल से इमेज का जो डिस्टेंस है वो v रिप्रेजेंट करता है, पोल से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो u रिप्रेजेंट करता है, और फोकल लेंथ p से फोकस के बीच का डिस्टेंस जो है वो फोकल लेंथ यानी f रिप्रेजेंट करता है। साथ में मैग्निफिकेशन भी है हमारे पास, तो मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो h'/h होता है। यहाँ h' का मतलब हाइट ऑफ द इमेज है और h का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यानी इमेज के और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बताता है कि इमेज बड़ी बन रही है छोटी बन रही है, इमेज के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो रियल इमेज है, पॉजिटिव वैल्यू है m की तो वो वर्चुअल इमेज है। इसका रिलेशन साथ में -v/u से भी है, तो m इज इक्वल टू h'/h इज इक्वल टू -v/u। तो h ये सारे जो पॉइंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं u, v, f, m, h', इनका मतलब पता होना चाहिए हमें, न्यूमेरिकल में इस्तेमाल करने को आएगा बच्चों। तो क्लियरली मैं आपको बता चुका हूं v क्या होता है, और इमेज का डिस्टेंस पोल से, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से, f फोकल लेंथ p और f के बीच, फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, और m मैग्निफिकेशन दिखाता है, ये h'/h का रेशियो होता है, या -v/u का भी वैल्यू होता है इक्वल टू। तो ये आपका सभी कीवर्ड्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। h' क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज, और h क्या होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था मिरर फॉर्मूला, इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा रिवीजन में। और न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर में साइन कन्वेंशन यानी साइन कैसे इस्तेमाल करना हमें, ये हमें भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में आता है बार बार इस्तेमाल करने के लिए, v- लेना है या u- लेना है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, इमेज कहाँ बनेगा, इस बारे में अगर हमें मालूम है तो उसके साइन के बारे में भी मालूम होना चाहिए। जैसे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये अगर सपोज करो हमने मैथ्स पढ़ी हुई है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके क्लास 10th का 7th चैप्टर है, क्लास 9th में भी था वो चैप्टर, आई थिंक 3rd चैप्टर था, जी हाँ 3rd चैप्टर है। तो वो मालूम अगर है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, किस तरफ एक्स एक्सिस की वैल्यू नेगेटिव होती है, किस तरफ पॉजिटिव होती है, वाई एक्सिस की वैल्यू किधर पॉजिटिव होती है और किधर नेगेटिव होती है, वो चीज हम यहां से देख सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये जो अगर हम इसे ओरिजिन मान लें, वैसे हम मिरर के हिसाब से हम पोल मानते हैं, ठीक है, और अगर हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से माने तो ये ओरिजिन होता है। तो ये लेफ्ट में, ओरिजिन के लेफ्ट में एक्स नेगेटिव होता है, ओरिजिन के राइट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। प्रिंसिपल ये जो ओरिजिन के ऊपर वाले एक्स वाई है इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे नेगेटिव वैल्यू होती है। तो बस कार्टेशियन सिस्टम में भी यही है बच्चों कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है। पहली बात, ऑब्जेक्ट इमेज जो भी बनानी है तो ऑब्जेक्ट उसका लेफ्ट में रहना चाहिए मिरर के, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट वेरी क्लियर। इमेज कहीं भी बन सकती है क्योंकि वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पर, किस तरह का मिरर है, कहाँ उसकी पोजिशनिंग है ऑब्जेक्ट की, उस हिसाब से इमेज बनती है। इमेज अगर लेफ्ट में बनती है
तो ऑब्वियसली उसका डिस्टेंस जो होगा यानी v जो होगा माइनस में होगा। अगर इमेज राइट में बनती है, राइट में बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी, सीधी सी बात है, इरेक्ट और वर्चुअल होगी। तो अगर वो राइट में बनती है तो तब उसमें v के डिस्टेंस जो होगा पोल से वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट हमेशा क्योंकि लेफ्ट में रखते हैं तो u ऑलवेज नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, और जो v होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। h इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसे सीधा खड़ा रखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। और h डैश यानी हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव हो सकता है अगर वर्चुअल है, और नेगेटिव भी हो सकता है अगर वो रियल है। तो ये साइन कन्वेंशन है बच्चों, जो हमें मालूम चल जाता है इस कॉन्सेप्ट को समझकर कि हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हिसाब से देखें अगर, तब कि जितनी भी चीजें लेफ्ट में होंगी वो सब नेगेटिव में डिस्टेंस मेजर करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर बन रहा है कोई चीज तो वो पॉजिटिव हाइट होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे यानी इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो वो नेगेटिव हाइट होगी, ठीक है। तो ये था साइन कन्वेंशन। और बच्चों आगे बढ़ते हैं। नाउ वी हैव लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाती है, उस इवेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉ है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर ये सपोज करो कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है, मोटा सा ग्लास स्लैब है। ये लाइट देखो ये एंटर कर रही है, ये एंटर कर रही है यानी तिरछी एंटर करनी चाहिए, ऑब्लिकली एंटर करना चाहिए लाइट को, 90 डिग्री पे नहीं, क्योंकि अगर 90 डिग्री पे एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो सीधे निकल जाएगी। तो यहाँ पर जब लाइट एंटर करती है, आप एयर से ग्लास में एंटर करते हैं तो ये लाइट रिफ्रैक्ट हो गई, मुड़ गई है, ठीक है। और ये नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहां पर लाइट एंटर करती है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो लॉ क्या कहता है, इस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के दो पॉइंट है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, देखो इंसिडेंट रे समझ में आ गया, वो ये है, नॉर्मल ये है, और रिफ्रैक्टेड रे ये वाली, मुड़ने वाले रे को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे, देखिए इंसिडेंट रे फर्स्ट, रिफ्रैक्टेड रे यानी जो मुड़ गई है, एंड रिफ्रैक्ट एंड नॉर्मल, नॉर्मल कौन सा, ये वाला नॉर्मल है कहां पर, देखो टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है जहां से लाइट एंटर करती है। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, लाई इन द सेम प्लेन। ये फर्स्ट लॉ का फर्स्ट पॉइंट हो गया एक। और दूसरा पॉइंट है बच्चों, ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और ये रिफ्रैक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है जिसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इन दोनों के साइन का रेशियो जो होता है, यानी क्या, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी अगर एक लाइट का कलर हमें फिक्स है कि व्हाइट लाइट है, ब्लू लाइट है, उस लाइट के लिए और उसी मीडियम के लिए, कौन सी मीडियम के लिए, जैसे मान लीजिए फिक्स मीडियम हो गया हमारे पास एयर और ग्लास है, दो मीडियम है, तो इन दोनों पर्टिकुलर मीडियम के लिए उस पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट के लिए साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है ना, साइन आई अपॉन साइन आर, उसे हम कहते हैं रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन, ये है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ, ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है फॉर गिवन कलर ऑफ लाइट एंड फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर कलर के लिए और दो पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो साइन आई अपॉन साइन आर है उसका रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो बच्चों, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको लिख कर भी प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। कौन सा, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, सेकेंड मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एयर का विद रिस्पेक्ट टू ग्लास,
यानी सॉरी सेकंड मीडियम का यानी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, साइन आई अपॉन साइन आर बच्चों। तो ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, अच्छे से समझ लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ये आपका सेकेंड लॉ हो जाता है। तो ये दो पॉइंट क्लियर होने के बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है अगर हमें किसी भी मीडियम का बच्चों, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, एन। अब अगर हम यहां पर दो मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो निकालें तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है उस मीडियम का, किसका, जिसका आपने नीचे रखा हुआ लाइट की स्पीड। यानी हमें अगर किसी भी दो मीडियम का एक रिलेशनशिप दिखाना है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है लाइट के कॉन्टेक्स्ट में। क्या मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हमें मान लीजिए मीडियम 2 का निकालना है मीडियम 1 के रिलेशन में विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो वो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे N12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। कैसे निकलेगा, जो मीडियम 2 में लाइट की स्पीड है उसे ऊपर लिख दो और मीडियम 1 में जो लाइट की स्पीड है उसे नीचे लिखो, तो जो उनका V2 अपॉन V1 का जो रेशियो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 है। और अगर हमें लिखा हुआ है N21 तो इसका मतलब ये हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो मीडियम 1 में लाइट की स्पीड ऊपर लिखेंगे और मीडियम 2 की में लाइट की स्पीड को नीचे लिखेंगे, दिस वन, ठीक है। और ये क्या है, ये एक्चुअल में N इक्वल टू C अपॉन V एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों। जब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर एक मीडियम जिसके रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं वो एयर या वैक्यूम है तो वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है। इसे एम से दिखाते हैं, N इक्वल टू C अपॉन V। C क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऑलमोस्ट सेम लेते हैं इसमें कैलकुलेशन में। तो C हो गया वो जो हमें पता भी है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी V से रिप्रेजेंट करते हैं उसे, ये रहा। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को C से दिखाते हैं, ऑब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडिया जिसे हम V से दिखाते हैं। तो ये जो वैल्यू आता है ये आपका आता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बच्चों ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। रीजन भी बहुत सिंपल सा है कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे लाइट की स्पीड लेते हैं, तो स्पीड की दोनों यूनिट सेम होती हैं, तो यूनिट से यूनिट कट जाती हैं, सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखकर हम बता सकते हैं कि उसमें लाइट की स्पीड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड फास्ट हो जाती है या स्लो हो जाती है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, मान लीजिए 1 से ज़्यादा है, तो लाइट की स्पीड स्लो हो जाएगी। अगर 1 है, 1 के नियर है, तो लाइट की स्पीड फास्टर है, जैसे वैक्यूम में होती है या एयर में होती है, उस तरह की स्पीड होगी, ठीक है बच्चों। इस पर बेस न्यूमेरिकल आएंगे आपके पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया होगा हमने। अब हमारे पास में बच्चों है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट, या आप कह सकते हैं उसका जो एक्टिविटी है आपके पास में वो। यहां पर हमारे पास बच्चों ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। आइए देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, ठीक है। ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, फिर रेड वाले पार्ट से, फिर वो व्हाइट वाले पार्ट से इंसिडेंट हो रही है और रेड वाले पार्ट से रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब मुड़ जाती है। ये नॉर्मल की तरह बेंड होती है। लाइट जब एयर से ग्लास में आती है, एक तरह से जो मीडियम है, एयर जो है रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब एयर से ग्लास में आती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, फिर ग्लास से जब वापस एयर में निकलती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे टूवर्ड द नॉर्मल हो रहा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल की तरफ जा रहा है और ये नॉर्मल से अवे जा रहा है। ये आपको इवेंट पता होना चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे है,
ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है और ये एमर्जेंट रे है। ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट रे क्या है बच्चों, यहाँ पे ईओ नाम दिया हुआ, ईओ इंसिडेंट रे है। रिफ्रैक्टेड रे क्या है, ओ डैश, ये रिफ्रैक्टेड रे है यानी जो रे मुड़ जाती है। और एमर्जेंट रे क्या है, ओ डैश एच, जो बाहर निकल रही है वो एमर्जेंट रे है। ठीक है, अब क्या है, ये जो नॉर्मल है एन एन डैश और ये एम एम डैश, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये I1 है। ठीक है, और मुड़ जाती है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है। फिर इस वाले सरफेस पे आते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 है और ये बाहर निकलती है तो R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना रहा है बच्चों। इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये I1 R2 के इक्वल होता है, दिस इज रिटन हियर। ये R1 I2 के इक्वल होता है, दिस इज रिटन हियर। और इनका सम यानी I1 प्लस R2, ये है I1 I2 का जो सम है वो R1 और R2 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो दिखा रहा है बच्चों, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो ये लाइट जब एंटर करती है, इंसिडेंट रे है, तो उसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था, है ना, ये सीधा सीधा ये डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से वो लेटरली डिस्प्लेस हो गई है और वो इस रास्ते से जा रही है जो आपको दिखाया गया व्हाइट कलर से। तो ये जो है ना, ये जो दिखाई दे रहा है आपको इतना सा लेंथ, ये दिस वन, ये यहाँ तक जो मैंने अभी ऐड कर दिया है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात कॉमन दिखती है कि ये जो लाइट इंसिडेंट रे है और ये जो एमर्जेंट रे है, ये एक तरह से एक दूसरे के पैरेलल है ना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो है बट वो डिस्प्लेसमेंट पैरेलल है ना, ये दिस वन, ये जो है डिस्प्लेसमेंट पैरेलल दिखा रहा है। ये एमर्जेंट रे जो है बच्चों, ये पैरेलल होती है किसके, इंसिडेंट रे के, ये जो दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है कि लेटरली वो थोड़ा डिस्प्लेस हो गई है पर वो इंसिडेंट रे के पैरेलल ही है बच्चों। तो यहां पर रेक्टेंगल ग्लास स्लैब का एक्सपेरिमेंट है, कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट, परपेंडिकुलर शिफ्ट ये वाला शिफ्ट, ये जो है ये बता रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हेन इट इमर्जेस आउट फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो परपेंडिकुलर शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट इमर्जेस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, यानी ग्लास से जब बाहर निकलता है तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर निकल रहा है, उसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट बच्चों। और ये I1 किसके इक्वल होता है, R2 के, और R1 किसके इक्वल होता है, I2 के। इनका जो सम है वो इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब एमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, ये तो हमने आपको बता ही दिया। और जब एक चीज और जो खास बात है इसमें वो ये है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर ये देखो ऑब्लिकली, मतलब जब तिरछा एंटर करती है तब तो इसमें रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है, 60 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 40 डिग्री पर। बट अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट करेगी ग्लास स्लैब में कोई भी रे ऑफ लाइट, तो रिफ्रैक्शन नहीं होना, यानी स्ट्रेट पास हो जाएगा। वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा नॉर्मल के साथ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा नॉर्मल के साथ बच्चों। तो ये यहाँ पे आई थिंक लास्ट पॉइंट में बताया हुआ है, when the light falls perpendicular or normally on the surface of glass slab, it goes straight, no bending of light ray। एंगल I जो होगा वो भी जीरो होगा, एंगल R भी जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल के साथ ही वो चला जाएगा। दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट होंगे तो एंगल उनके बीच में जीरो होगा बच्चों। किन के बीच में, जैसे ये नॉर्मल है और लाइट भी आपको नॉर्मली एंटर कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा। मतलब कोई भी डेविएशन या रिफ्रैक्शन हमें दिखाई नहीं देगा। लाइट कब, जब परपेंडिकुलरली उस मीडियम में एंटर करती है, और कब दिखाई देगा, जब ऑब्लिकली एंटर करती है, तो उसमें रिफ्रैक्शन साफ क्लियरली विजिबल होगा। ये ग्लास स्लैब एक्सपेरिमेंट था बच्चों। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहां पर लेंस के बारे में बताया हुआ है थोड़ा सा रिवीजन के मोड में, कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, या मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला जो हमने पीछे मिरर में भी देखा था। तो लेंस फॉर्मूला वही है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्निफिकेशन के लिए वहां भी वही था, h-h इज इक्वल टू, वहां माइनस u/v था, यहाँ प्लस में होगा, मतलब वहां पे माइनस में v/u था, यहाँ प्लस में v/u है। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या दिखाता है कि जो इमेज बन रही है वो कितना स्मॉल है, कितना मतलब ऑब्जेक्ट से उसकी हाइट का कंपैरिजन बताता है, यानी इट इज अ रेशियो ऑफ हाइट ऑफ
इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन बच्चों। और ये लेंस फॉर्मूला है। अब इसके बाद है बच्चों कॉन्वेक्स लेंस। देखो हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस दिखाई दे रहा है, दिस वन इज कॉन्वेक्स लेंस। यानी मिरर भी पहचानना आना चाहिए। देखो कॉन्वेक्स मिरर कैसा था, वो ऐसा था, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस ये है आपके सामने। ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव मिरर कैसा था, वो ऐसा था, है ना। कंपैरिजन के लिए देखो ये आपका इस तरह का बन रहा है तो ये कॉनकेव लेंस बन जाता है। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि लाइट को जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है उसको एक जगह फोकस कर देता है प्रिंसिपल एक्सिस पर। यहां पर देखो ये पैरेलल लाइट आ रही है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है और ये एक जगह फोकस कर दिया, यानी कन्वर्ज कर दिया, एक जगह पर मोड़ दिया, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं बच्चों। और देखो डाइवर्जिंग लेंस क्या है, ये लाइट को फैला रहा है ना, इस तरह से कर रहा है। देखो ये पैरेलल ऑफ रे ऑफ लाइट आ रही है, तीनों लाइटें पैरेलल है और देखो ये फैल गई हैं अब, और ऐसा लग रहा है कि वो एफ से आ रही है, नहीं अपीयर होता है, यहाँ पे लगता है कि एफ से आ रही है और यहाँ एफ पर ही मिलती है, यहाँ एक्चुअली मीट करती है और यहाँ इट अपीयर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम F1, है ना। ऐसा लग रहा है कि F1 से आ रही है, एक्चुअल में नहीं है ऐसा बच्चों, ओनली इट अपीयर्स। तो ये बातें दोनों क्लियर होनी चाहिए, यहाँ पे एक्चुअली मीट करती हैं और यहाँ सिर्फ ये अपीयर होता है कि यहाँ से पास हो रही है, F1 से पास हो रही है। तो कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं? साथ में ये भी देखना होता है बच्चों कि जो कॉन्वेक्स मिरर है बीच से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, यानी थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एजेस। और यहाँ उल्टा है, कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस में मिडिल में थिन होता है, पतला होता है और किनारों से मोटा होता है, थिकर एट द एजेस, ठीक है। तो ये भी एक पहचान होती है, टच करके अगर उसे पहचानना हो, बिना देखे पहचानना हो, टच करके पहचानना हो, ठीक है। बाकी कन्वर्जिंग लेंस इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस को, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और इसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि लाइट को ये फैला रहा है, ठीक है। ये था आपके लेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। और उसके बाद है बच्चों पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है? ये होता है पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ से पावर ऑफ लेंस को डिफाइन कर सकते हैं। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है, ज्यादा फोकल लेंथ तो यानी पावर कम, कम फोकल लेंथ यानी पावर ज्यादा, क्योंकि उसका वो रेसिप्रोकल है ना। P इज इक्वल टू 1/f। अगर f की वैल्यू ज्यादा होगी, अब सपोज करो f की वैल्यू ज्यादा होगी तो P की वैल्यू कम आएगी, और अगर f की वैल्यू कम होगी तो P की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जितना ज्यादा फोकल लेंथ होगा उतनी कम पावर होगी, इसीलिए उसको हम उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से डिफाइन करते हैं बच्चों। पावर ऑफ लेंस का जो पावर को P पॉइंट से P लेटर से डिनोट करते हैं, और जिसका ऐसा यूनिट है डायप्टर है। और वन डायप्टर भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो वन डायप्टर किसके इक्वल होता है? 1 पर मीटर के। ये 1 पर मीटर को वन डायप्टर, क्योंकि देखो 1 तो ये हो गया, पर ये हो गया, और मीटर ये हो गया, है ना। क्योंकि फोकल लेंथ को ऐसा यूनिट मीटर होता है लेंथ का, तो फोकल लेंथ का भी ऐसा यूनिट मीटर होगा, तो 1 पर मीटर को बोलते हैं वन डायप्टर। वन डायप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर। यानी किसी भी लेंस का पावर वन डायप्टर तब होगा जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, तो उसका जो पावर होगा 1 डायप्टर होगा बच्चों, ठीक है। पावर पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आएंगे, आई थिंक सो। अब हमारे पास न्यूमेरिकल आ भी गए, हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, जितना भी हमने अब तक रिवाइज किया है बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, टाइम कोड्स को देख लीजिए, और हम करते हैं अब वो पार्ट क्वेश्चंस का जो हमें यहाँ पर दिया गया है। देखिए आई थिंक हमारे पास में 5-7 क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज दिस, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एयर के रिस्पेक्ट में 1.33। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। यहां पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे फाइंड करते हैं हम। n इज इक्वल टू आपको बोला था C/V। v मतलब वाटर का मान लो स्पीड, n दिया हुआ 1.33 हाँ। c आपको पता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो आप उसमें 10⁸ मीटर कर दो, किलोमीटर की जगह मीटर कर दो, मीटर पर सेकंड अपॉन में v ऑफ वाटर, पानी में स्पीड। तो v जो आएगा, अब यहाँ पर VW क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन में 1.33, ये आ जाएगा वाटर में स्पीड। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर निकालना हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका? एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो लिखना होगा, ये वाला जो हमने फाइंड किया हुआ है, ये फाइंड किया हुआ है 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33, और एयर में लाइट की स्पीड जो है 3 इंटू 10⁸, ये यहां से इज इक्वल टू का साइन हट के यहां लगना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये 10⁸, ये आपका मीटर पर सेकेंड है, ये भी मीटर पर सेकेंड है, ये नीचे आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.33 इंटू 3 इंटू 10⁸, मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 अपॉन में 1.33 करके आएगा बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसे हम ऐसे दिखा देंगे NAV एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 3.33, अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो ये 0.2 लग जाएगा, तो यहाँ पर 0.9 के अराउंड आएगा बच्चों, ये अराउंड 0.9 होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका आ गया, वाटर, किसके एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में इतना था बच्चों। तो यहां पर आप ये इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है 0.99 बच्चों, आप कैलकुलेट कर लेना इसके 2 डिजिट तक, ठीक है, आपको फाइंड हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने पहले स्पीड ऑफ वाटर निकाला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, दिस इज 1, और फिर वाटर की स्पीड को, क्योंकि एयर का निकालना है हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उस मीडियम में वाटर की जो भी स्पीड होती है वो ऊपर रखते हैं, और उस जिसका निकाल रहे हैं उसमें जो स्पीड है लाइट की वो नीचे रखते हैं और उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमने यहां पर किया हुआ है बच्चों। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास। अब हमारे पास है व्हाट आर द 2 फैक्टर ऑन विच द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ एमर्जेंट रे फ्रॉम ग्लास स्लैब डिपेंड। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपने देखा था वो परपेंडिकुलर शिफ्ट जो था, जो हमने ग्लास स्लैब वाले एक्सपेरिमेंट में देखा था, अभी डिस्क्रिप्शन में दोबारा भी देख सकते हैं आप जाके। तो वो जो परपेंडिकुलर शिफ्ट था वो किन 2 बातों पे डिपेंड करता है, तो एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, मतलब कितने एंगल से मान लो वो लाइट एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में या किसी भी मीडियम में, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, एक बात। और दूसरा बात डिपेंड करता है मीडियम पर, क्योंकि मीडियम किस तरह का होगा जिसमें आप लाइट एंटर कर रही है, वो ज्यादा रेयर है, ज्यादा डेंसर है, कम रेयर है, कम डेंसर है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो 2 बातों पर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पर और मीडियम की डेंसिटी पर, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है, लाइट के हिसाब से उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और साथ में डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। क्यों, अगर मान लीजिए कि वो 90 डिग्री के एंगल से उसमें एंटर करती है तो रिफ्रैक्ट ही नहीं होगी, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकंड फैक्टर में आता है मीडियम, जिस मीडियम वो एंटर कर रही है। तो बच्चों ये था सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनेगा और जो कॉन्केव लेंस से जो वर्चुअल इमेज बनेगा, उनमें क्या डिफरेंस है बच्चों। देखो, कॉन्वेक्स लेंस की आपने बहुत सारी इमेजेस रियल देखी हैं, वर्चुअल नहीं देखी हैं। जो रियल इमेज है आपने देखा होगा इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ये वाला कॉन्केव है। तो इसमें जो इमेज वर्चुअल बनेगी वो इधर बनेगी और वो बड़ी बनती है, इसमें जो वर्चुअल बनेगी वो भी इधर ही बनेगी बट वो छोटी बनती है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। वर्चुअल इमेज दोनों में बन रही है, बट यहां पर कॉन्वेक्स के केस में, ये कॉन्वेक्स का केस है, कॉन्वेक्स के केस में लार्जर इमेज बन रही है और कॉनकेव के केस में स्मॉलर इमेज बन रही है ना, ठीक है, कॉनकेव के केस में। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना बच्चों, मैंने आपको यहां पे वैसे एक्सप्लेन किया हुआ है, ये यहां पे आपको लिखना भी है। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लेंस हैज नेगेटिव पावर। कौन से लेंस की नेगेटिव पावर होगी, किस टाइप के लेंस की। तो वो नेगेटिव पावर होती है कॉनकेव लेंस की,
ठीक है। कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, अब कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, उनकी पावर नेगेटिव होती है। तो कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। डाइवर्जिंग लेंस भी इसे कह सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ लेंस इज 5 डायोप्टर, प्लस में 5 डायोप्टर है। फाइंड द फोकल लेंथ इन मीटर। फोकल लेंथ क्या होगी, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, 1/P। तो 1 में P कितना है, 5, तो ये आपका 0.2 मीटर होगा। फोकल लेंथ फोकल लेंथ मतलब, हाँ ठीक है, वह 0.2 मीटर आ गया बच्चों। 1/P 1/5, 1/5 का मतलब 0.2। तो फोकल लेंथ 0.2 मीटर होगा बच्चों, आपका यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हेडिंग लिख दो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है बच्चों, तो न्यूमेरिकल करते समय हमें हेडिंग में लिख देना चाहिए कि हम किस के लिए न्यूमेरिकल कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर के लिए कर रहे हैं, उसके हिसाब से फिर हमें वैल्यूज पुट करनी है ना बच्चों, मिरर फॉर्मूला लगाना होगा। तो एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी एच दिया हुआ हमारे पास में 4 सेंटीमीटर, इस प्लेस एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी माइनस में 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा माइनस में लेते हैं। एट फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर है तो माइनस में होगा, 10 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी द ऑब्टेन ए शार्प इमेज ऑब्जेक्ट, और हाइट भी बतानी है। तो शार्प इमेज कहाँ पे बनेगी, नहीं वी मालूम करना है। तो मिरर फॉर्म लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f माइनस में f की वैल्यू -10 है, ये v निकालना है, और u की वैल्यू है -15। उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो माइनस में 1/10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। इनका एलसीएम 30 होगा, 10 3 30, 3 1 3, 15 2 30, 2 1 2 इज इक्वल टू 1/v। तो -1/30 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कहाँ इमेज बनेगा, माइनस में यानी लेफ्ट में ही बनेगा, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनेगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, इसके अलावा शार्प इमेज बनेगा -30 डिग्री, मतलब 30 सेंटीमीटर दूर रखेंगे स्क्रीन को मिरर से, लेफ्ट में ही रखेंगे। ठीक है, लेट मी चेक, कोई साइन का मिस्टेक तो नहीं हुआ, ओके बच्चों। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ द इमेज यानी हमें जो h डैश अपॉन में h इज इक्वल टू -v/u होता है मिरर के केस में, h डैश मालूम करना है, और h है हमारे पास में 4, और v है -30, u है -15। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इससे 2 बार में गया, h यहाँ आया 8, तो s डैश आया माइनस में 4 2 8 सेंटीमीटर। माइनस का साइन बता रहा है कि इमेज इन्वर्टेड है, इमेज उल्टी है, पर बड़ी है, साइज में बड़ी है, क्योंकि देखो हाइट ऑब्जेक्ट की 4 सेंटीमीटर है, और इमेज h डैश जो आ रहा है वो 8 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इमेज तो डबल साइज में है पर इन्वर्टेड है, ये बच्चों इस बारे में मालूम चल रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A 10 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens। सबसे पहले न्यूमेरिकल करते समय एक बात का ध्यान रखें, हेडिंग डाल दें कि आप न्यूमेरिकल किसके लिए कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए कर रहे हैं। यानी इसे पता रहता है ना, लेंस फॉर्मूला लगाना है या मिरर फॉर्म लगाना है, उसका f माइनस में होगा या प्लस में होगा। कॉन्वेक्स लेंस का प्लस में होता है f। टॉल सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट यानी h है टॉल 10 सेंटीमीटर, is placed perpendicular to the principal axis of convex lens, length this f है 12 सेंटीमीटर, लेकिन पॉजिटिव ही रहेगा ये क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18, u हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस में 18 होगा। फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पोजिशन यानी v पता करना है, फिर m निकाल लेते हैं, उससे मालूम चल जाएगा नेचर वगैरह। साइज ऑफ इमेज भी h डैश भी निकाल सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला आपको मालूम ही है,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो f कितना है 1/12, ये v तो फाइंड करना है, u कितना है माइनस में 18, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, इधर तो पॉजिटिव हो गया बट इधर आकर नेगेटिव हो गया 1/v। तो इनका एलसीएम 36 आएगा, 12 और 18 का एलसीएम 12 से 3 बार में 3 1 जा 3, 18 से 2 बार में 2 1 जा 2। तो 1/36 इज इक्वल टू 1/v, तो 1/36 इज इक्वल टू 1/v, तो v इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, यानी 36 सेंटीमीटर के कॉन्वेक्स लेंस है, तो राइट में इमेज बन रहा है, लेंस है ना इसलिए राइट में इमेज बन रहा है, पॉजिटिव डिस्टेंस दिखा रहा है इसलिए बच्चों। अब पोजीशन तो बता दिया आपका कि कहाँ बन रहा है, अब हमें बताना है इसका पोजीशन बता दिया, नेचर m बता देते हैं, m होता है v/u से और इज इक्वल टू होता है h'/h से। तो साइज भी बता देते हैं, v कितना है हमारे पास में अभी फाइंड किया 36, u माइनस में 18 है, h' मालूम करना है और h है हमारे पास में 10, तो यहाँ ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपका ये 18 2 जा तो माइनस में 20 सेंटीमीटर आ जाएगा h', मतलब 10 मल्टीप्लाई में क्या 18 2 जा हुआ और 2 से 10 10 से 20, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट हुई, मतलब हाइट देखो बड़ी आ रही है, इमेज बड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो पोजीशन कहाँ पर है 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, साइज कैसा है, साइज है 20 सेंटीमीटर का यानी बड़ा है, और नेचर क्या है रियल इमेज है, माइनस में आ रहा है हाइट तो रियल है, इन्वर्टेड है ना, रियल है, इन्वर्टेड है, लार्ज है, और कहाँ पर है 36 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों। तो ये नेचर में हम रियल, इन्वर्टेड और लार्ज कह रहे हैं बच्चों। ये इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट 2 क्वेश्चन है हमारे पास। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ मालूम करना है, पहले ये जो फोकल लेंथ दे रखा है पावर मालूम करना है। तो ये जो फोकल लेंथ है बच्चों एफ हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करके ये हो जाएगा 0.25 मीटर, ये मीटर में आ गया। अब पावर इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/0.25 डेसिमल आ गया, 100 लग जाएगा तो 4 डायप्टर आ गया। P इज इक्वल टू 4D, D फॉर डायप्टर, ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे लास्ट में सबसे आसान क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f के इक्वल होता है, यानी f इज इक्वल टू होता है r/2, r 20 दे रखा है, 20/2 मतलब 10 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ होगा बच्चों, ठीक है। फोकल लेंथ होगा 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है इसलिए बच्चों उसका हाफ हो जाएगा फोकल लेंथ। अब वो कौन सा स्फेरिकल मिरर है उसके अकॉर्डिंगली माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए बच्चों, और ये आपका रिवीजन जो है मस्ट डू मॉड्यूल कंप्लीट हो गया बच्चों। आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।